देखिए बच्चे लोग, आज आप लोगों को ठीक है एसएसटी का एसएसटी मतलब चारों विषय का ठीक है आपदा ला के 5 विषय का हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, ठीक है पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स का ठीक है वीवीआई प्रश्न करा रहे हैं, जो मतलब कि हर साल सेट करते हैं ठीक है। और जो प्रश्न बतलाएंगे ना तो बोर्ड परीक्षा में यही प्रश्न आएगा ठीक है। ये पहला सेट, ऐसे तो हम सेट करेंगे 20 तारीख से, लेकिन ये पहला सेट जो हम किए हैं ठीक है प्रश्न चारों विषय का ठीक है सेट किए हैं, इसमें से ही प्रश्न आ सकता है ठीक है। देखिए सबसे पहले देखें यहाँ ये चारों विषय में, जैसे कि हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक्स हो ठीक है। तो 4 विषय है और एक और आता आपदा प्रबंधन जो ज्योग्राफी से ही जुड़ा हुआ विषय है ठीक है। उसमें से 6 नंबर का पूछता है ठीक। तो इसमें का जो प्रश्न बतलाएंगे तो आराम से आप लोग लिख भी सकते हैं ठीक है। आराम से समझा देते हैं, फिर ऐसा लिख बतलाएंगे कि आप लोग आराम से उतार भी सकते हैं ठीक है। रटने का कोई जरूरत नहीं। बहुत बच्चा को देखते हैं कि प्रश्न को जैसे गेस से रटते रहता है, वैसे नहीं। देखिए कैसे याद किया जाता है, कैसे पढ़ा जाता है ठीक है। सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ठीक है। और विशेष लोग आप लोगों के लिए जो मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं ठीक है, आप लोगों के लिए ठीक है। और देखिए इसका हिस्ट्री से शुरू करें ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन इसका कह रहा है, पहला प्रश्न कह रहा है इसमें एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या है ठीक है। ये जो प्रश्न है ना नहीं पूछा है शायद इससे पहले कभी ठीक है। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था ठीक है, हिंद चिन्ह ठीक है, हिंद चिन्ह चैप्टर से है ठीक है। तो एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या है पहले समझ लीजिए। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था में क्या होता है कि इसमें ना इसको प्रश्न को जब लिखना शुरू करेंगे तो कैसे लिखेंगे। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था का अर्थ है कि ठीक है इसमें ठीक है मालिकों को असीमित अधिकार प्राप्त था, मतलब जो मालिक रहता था ठीक है, जो फैक्ट्री का जो मालिक रहता था उसको असीमित अधिकार प्राप्त, मतलब बहुत अधिकार प्राप्त था ठीक है। और जो नौकर रहता था ना, जो मिल में काम करता था या फैक्ट्री में काम करता था, उसको कोई अधिकार प्राप्त नहीं था ठीक है। और जो मजदूर होता था उससे ना मिल मालिक या फैक्ट्री मालिक बहुत काम करवाता था ठीक है। इसका कोई लिमिट नहीं था कि कितना घंटा काम कराएगा ठीक है। पहले अभी हो रहा है ना लिमिट, अभी बना नियम है ना कि 8 घंटा ड्यूटी करेगा। कोई भी मजदूर जाएगा तो कितना घंटा ड्यूटी करेगा, 8 घंटा। जैसे देखता होगा तुम लोग कि लेबर जब काम करता है तो 8 घंटा करेगा। अगर जैसे 9 घंटा काम करता है तो क्या करता है उसको ओवर टाइम पैसा लेता। 2 घंटा काम करेगा तो 2 घंटा के जोड़ के तुमको पैसा लेगा। लेकिन पहले क्या था मालूम है, पहले था कि से तुमको 14 घंटा काम करवा लेता था और पैसा देता था कम, 12 घंटा काम करवा लेता तो पैसा देता था कम, समझ गया ना। तो यही था एक तरफा अनुबंध व्यवस्था का अर्थ होता जिसमें नौकरों को ठीक है यानी मजदूरों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। जो उसका मालिक कहता था ना वही उसको करना पड़ता था। तो काम कराता था ठीक है ज्यादा और पैसा देता था कम। ये प्रश्न समझ गया ना, कितना इजी है लिखना। इसमें जब लिखना शुरू करना इसमें एक तरफा अनुबंध व्यवस्था, तो एक तरफा अनुबंध व्यवस्था का अर्थ है कि इसमें मालिकों को बहुत सारा अधिकार प्राप्त था। तुम जैसे एसएसटी ऐसा विषय है ना तो तुमको अपना भाषा में लिखना है। तुम रट के अगर कोई चीज याद करता है, बहुत बच्चा क्या करता है गेस से रट लेता है ठीक है, और टीचर से सहायता करता है रटवा देता है। अगर तुम जैसे तुम उसको रट के लिखता है गेस के भाषा, तो जो चेक करता है एग्जामिनर वो सब पढ़ के बैठल रहता है ठीक है, सब पढ़ के बैठल रहेगा, तुमको नंबर काट लेगा वहां ठीक है। इसलिए 2 नंबर के प्रश्न आता है लघु ठीक है। तो तुमको 2 में 2 लाने के लिए अपना भाषा तुम जितना लिख सकता है, आधा पेज लिख दो ठीक है, 1 पेज लिख दो ठीक लघु। तुम 7 लाइन लिख दो, 8 लाइन लिख दो, तुम पर डिपेंड है तुम कितना उसके बारे में जान रहा है। समझ गया ना प्रश्न। देखो इसका दूसरा प्रश्न कह रहा है, इसका देखो इसका दूसरा प्रश्न बोर्ड पर भी लिख दिया ठीक है। इसका दूसरा प्रश्न जो है देखो, पहला प्रश्न तुम लोग को समझाए थे एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी ठीक है। दूसरा कह रहा है जनेवा समझौता कब और किनके बीच में हुआ, ये ना कह रहा है ठीक है। तो यही हिंद चीन में क्या क्या करा, चैप्टर का नाम है हिंद चीन में राष्ट्रव्यापी आंदोलन ठीक है, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन ना, यही चैप्टर का ठीक है। इसी चैप्टर में का दूसरा क्वेश्चन है ठीक है। पहला क्वेश्चन था एक तरफा अनुबंध व्यवस्था, दूसरा है जनेवा समझौता कब और किनके बीच में ठीक है। ये भी वीवीआई प्रश्न है ठीक है, परीक्षा में आ सकता है, ये दोनों पाली में से कोई में आ सकता है ठीक है, कभी नहीं पूछा है ठीक है। देखो इसमें तो जनेवा समझौता पहले समझ लो, जनेवा समझौता कब हुआ था तो 1954 में ठीक है। तो इसका आंसर कैसे लिखना कि जनेवा समझौता का अर्थ है कि यानी जनेवा समझौता 1954 में ठीक है हिंद चीन समस्या हेतु ठीक है बुलाया गया एक सम्मेलन था। मतलब हिंद चीन बहुत सारा उसमें समस्या था ठीक है, बहुत सारा में जैसे काम्बोडिया था, लाओस था ठीक है, बहुत सारा समस्या था।
तो उसको सुलझाने के लिए बुलाया गया, ठीक है, बुलाया गया, ठीक है, एक समझौता था, जैसे बुलाया गया समझौता था 1954 में बुलाया गया था। इसमें क्या हुआ, पूरे वियतनाम को ना दो हिस्सों में बांट दिया, ठीक है, तो एक बांट दिया उत्तरी वियतनाम, एक बांट दिया दक्षिणी वियतनाम, ठीक है, समझ गया ना कि 1954 में इसका बैठक हुआ, बैठक करके पूरे वियतनाम को दो हिस्सों में बांट दिया, ठीक है, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। तो उत्तरी वियतनाम में किसका सरकार बना, तो साम्यवादियों का, रूस समर्थित साम्यवादियों का हुआ, और दक्षिण में किसका, तो अमेरिका समर्थित, मतलब दक्षिण में जो सरकार बना उसका समर्थन कौन कर रहा था, अमेरिका, और उत्तर में किसका सरकार बना, तो जिसको साम्यवादी सरकार समर्थन करा, जैसे रूस, ठीक है, समझ गया ना। तो इस सम्मेलन जनेवा समझौता कब हुआ था, 1954 में। मतलब क्यों बुलाया गया था, तो हिंद चीन के समस्या को सुलझाने के लिए, समझ गया प्रश्न, इससे ऑब्जेक्टिव तुमको हो जाएगा, ठीक है। ऐसे तो प्रश्न बहुत सारा है, ठीक है, वीवीआई में तुम चला जाएगा, जैसे कि सलम पद्धति, बर्जुआ वर्ग, अधौीकरण, ठीक है, ये सभी वीवीआई प्रश्न थे। इसको जब हम 20 तारीख के बाद सेट करेंगे ना तो उस देंगे, ठीक है, बहुत सारा प्रश्न है, ठीक है। देखो देखो इसका तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, इसका तीसरा क्वेश्चन हम सेट किए वीवीआई, ठीक है। देखो करा इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड के विषय में वर्णन करे, ठीक है। जलियांवाला बाग पहले समझ लो क्या था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, पहले समझ लो, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, ठीक है। बैसाखी के दिन था, ठीक है। उस दिन क्या हुआ कि बहुत सारा जो भारतीय लोग था ना, ठीक है, अमृतसर में था, मतलब अमृतसर में एक मैदान था, ठीक है, जलियांवाला बाग, ठीक है, तो उसमें एकत्रित हुआ और विरोध कर रहा था रॉलेट एक्ट का। और पुलिस का जो नीति था ना, दमनकारी नीति, मतलब बहुत उस समय अंग्रेज के ना, अंग्रेज सरकार था, भारत को अंग्रेज का शासन था, वो सब क्या कर रहा था कि बहुत परेशान कर रहा था, ठीक है। तो इसी अंग्रेज के विरुद्ध में सभा का आयोजन हो रहा था, उसमें बहुत सारे भारतीय लोग सम्मिलित थे, ठीक है। तो क्या हुआ, सभा के बीच में ही, ठीक है, जो अंग्रेज का जो सैनिक कमांडर था, ठीक है, आ गया वहां, उसका नाम था जनरल डायर, ठीक है, जनरल डायर था। और क्या किया, वो प्रवेश, जैसे कि जो अंदर आता है, जैसे प्रवेश द्वार होता है ना, जैसे कि चारों तरफ से बाउंड्री वाल हुआ रहता है, जैसे जहां सभा हो रहा था ना, चारों तरफ से बाउंड्री वाल था, ठीक है। तो एगो जो आने वाला प्रवेश द्वार था उसको बंद कर दिया, ठीक है, और उसमें लोग फंस बंद किया तो उसमें भाग नहीं ना सकता था, मैंने गेट बंद कर दिया और लोगों पर ना गोलियां बरसवा दिया, ठीक है। देखो तो क्या बतला रहे थे, ठीक है, क्या बतला रहे थे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, तो बतला रहे थे कि से जो प्रवेश द्वार था, पर जहां से लोगों का आना जाना था, उसको बंद कर दिया, ठीक है। और जनरल डायर था ना, जो कमांडर था, अंग्रेज का जो कमांडर था, ठीक है, वो क्या कर दिया, गोली चलाने का आदेश दे दिया, ठीक है। तो पूरा घेरा हुआ था, पूरा चारों से बाउंड्री वॉल था, तो क्या हुआ, लोग भाग नहीं पाया, ठीक है। तो उस गोली में गोली चलाया गया, अंधाधुंध गोली चलाया, बहुत गोली चलाया, ठीक है, भारतीय लोगों पर, ठीक है, जो बैठक कर रहा था। तो उसमें ना 379 लोग मारा गया था और 1200 घायल, सोचो 379 लोग मारा गया था और 1200 घायल, मतलब उसमें लगभग रहा होगा 2000 आदमी रहा होगा, तो ना 12 3 12 4 16, ठीक है, बहुत लोग था, ठीक है, जिसमें 379 मारा गया था और 1200 घायल हुआ, समझ गया ना। जलियांवाला का बाग हत्याकांड कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 में, ठीक है। देखो इसका अगला क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन में नोट्स करते जाइएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन है इसमें, आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं, क्या है क्वेश्चन, आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो आर्थिक संकट माने क्या होता है, एक देखो आर्थिक संकट कब लगा था, 1929 में, ठीक है, आर्थिक संकट कब उत्पन्न हुआ था, 1929 में। इसमें सीधे पूछ रहा है आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं, आर्थिक संकट का क्या अर्थ हो, कैसे लिखेगा इसका आंसर। आर्थिक संकट का अर्थ है जब, ठीक है, कृषि, उद्योग, व्यापार, मतलब अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र, कृषि हो, उद्योग हो, व्यापार, ठीक है, तीनों जो है ना, तीनों का मार्ग अवरुद्ध हो जाए, मतलब कि तीनों ना बहुत ऐसा स्थिति में पहुंच जाए जब उसमें घाटा लग जाए, ठीक है, लोग बेरोजगार हो जाए, आर्थिक संकट होगा, लोग मतलब मार्केट में अगर कोई कंपनी रहेगा तो कंपनी डूब जाएगा, ठीक है, कृषि नहीं उत्पन्न होगा, नहीं उद्योग लगेगा, नहीं व्यापार का काम होगा, तो लोगों को काम थोड़ी मिलेगा, जब कंपनी ना लगेगा तो काम कैसे मिलेगा, ठीक है, तो लोग बेरोजगार हो जाए, ठीक है। बैंकों और कंपनियां का दिवाला निकल जाए, दिवाला मतलब बैंक, मतलब बैंक है ना, बैंक डूब जाए कर्ज में, ठीक है, और बड़ा बड़ा कंपनी हो वो भी बंद हो जाए, ठीक है, और लोग बेरोजगार हो जाए, और वस्तु और मुद्रा की कोई कीमत ही ना रह जाए। वस्तु जो है, जैसे कि वस्तु बना तो उसको लोगों के पास पैसे ना रहेगा तो किनेगा कहां से,
बहुत संकट आ गया, आर्थिक संकट हो गया, लोग का रुपया ना रहेगा, तुम सामान किनेगा महंगा, तो पैसे ना रहेगा से किनेगा। अब मुद्रा के भी कीमत ना रहेगा, पैसों के कोई कीमत ना रहेगा, ना वस्तु, ठीक है, ना वस्तु बनेगा, ना लोगों के पास पैसा रहेगा, ना लोग किनेगा, समझ गया। और लोगों के पास काम भी ना रहेगा करने के लिए, जो पैसा उसके पास आएगा। तो एक सबसे पहले आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ 1929 में, ठीक है। बहुत अमेरिका से लेकर पूरा विश्व प्रभावित हुआ था, भारत भी थोड़ा बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन भारत उतना प्रभावित नहीं हुआ था, लेकिन अमेरिका में सबसे ज्यादा इसका प्रभाव देखने को मिला था, समझ गया ना, कि अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र, कृषि, उद्योग, व्यापार, तब पूरा, ठीक है, डूब जा, ठीक है, समझ गया। अगला क्वेश्चन इसका है, पांडुलिपि क्या है, पांडुलिपि क्या है, ठीक है, ये प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है, परीक्षा में, ठीक है। हालांकि पूछले क्वेश्चन, ठीक है, 19 में पूछा है, 4-5 साल हो गया, 5-6 साल हो गया, ठीक है, 19-6-25 यानी 6 साल हो गया, तब पूछ सकता है। तब पांडुलिपि का क्या अर्थ होता है, तब पांडुलिपि का आंसर कैसे लेगा। पांडुलिपि का अर्थ है कि हस्तलिखित, हाथ से लिखी गई पुस्तक को क्या कहते हैं, पांडुलिपि। मतलब हाथ से पहले छापखाना मशीन, जो छापखाना मशीन है वो नहीं बना हुआ था, तो उससे पहले क्या होता था, पुस्तक हाथों से ना लिखा था, नहीं, छापखाना के विकास के पहले पुस्तक हाथों से लिखी जाती थी, ठीक है। जो हाथ से लिखाएगा जो पुस्तक, तो महंगा होबे ना करेगा, ये तो सिंपल बात है कि जो महंगा होबे करेगा, क्योंकि हाथ से लिखने में समय लगता है। और जब मशीन बन गया, छापने वाला मशीन बना, एक मरते में सैकड़ों हजारों बुक छपा जाता है, लेकिन हाथ से इतना बहुत टाइम लगता था, एगो पुस्तक छापने लिखने में कम से कम, ठीक है, 2-3 साल लग जाता था, ठीक है। तो ये बहुत महंगी होती थी, दुर्लभ होती थी, ठीक है, और आम जनता के पास नहीं होता था। आम जनता मतलब जो गरीब लोग रहेगा, आम लोग रहेगा, उसके पास नहीं रहेगा, ठीक है। किसके पास रहेगा, बड़ा बड़ा व्यापारी के पास, राजा के पास, जो उसको रख सकता है, जिसके पास पैसा हो, समझ गया। तब पांडुलिपि उसी सबके पास रहता था, आम लोगों के पहुंच के यह बाहर था, ठीक है। अब बहुत महंगा होता था, तो कैसे आम लोग खरीदेगा, समझ गया ना। कि पांडुलिपि का अर्थ है कि हाथ से लिखी गई पुस्तक को क्या कहेंगे, पांडुलिपि, ठीक है। इसका आंसर ऐसे लिखना, यह बहुत महंगी होती थी, दुर्लभ होते थे, आम जनता के पहुंच के बाहर थी, ठीक है। यह पांडुलिपि व्यापारी लोग के पास रहता था, अमीर लोग के पास रहता था, ठीक है। इसको जितना तुम बात बना के लिख सकता है। देखो इसका छठा क्वेश्चन है, ठीक है, राष्ट्रवाद क्या है। सब विषय में ना 4 प्रश्न किए, 6 प्रश्न किया, हिस्ट्री में 6, इकोनॉमिक्स में 6, ज्योग्राफी में 6, ठीक है, अपोल साइंस में 6, 4-6 24, ठीक है, और 3-7 आपदा प्रबंधन में, ठीक है, 27 क्वेश्चन है टोटल, और 27 तो हम समझा देते हैं, ठीक है, और 27 VVI क्वेश्चन है, इसमें से आ सकता है परीक्षा में, ठीक है। फिर हम जब सेट करेंगे तो फिर बाद में इसका ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखो राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद का क्या अर्थ होता है। राष्ट्रवाद का अर्थ होता है जैसे कि इंसान जिस जगह जन्म लेता है ना, राष्ट्रवाद मतलब अपने राष्ट्र से प्रेम होना है ना। राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है, अपने देश से प्रेम होना। तो इंसान जिस जगह जन्म लेता है उस जगह से अपने आप उसको प्रेम हो जाता है, उसको कोई बतलाता नहीं है, तुमको ये बात कोई नहीं सिखाएगा तुम अपने देश से प्रेम करो, तुम्हारे अंदर वो होना चाहिए। और तुम भारत में जन्म लिया तो बस कोई थोड़ी ना सिखाएगा, टीचर या तुम्हारे घर का सदस्य, कि तुम अपना देश से प्रेम करो, तुम्हारे अंदर खुद रहेगा कि हाँ हम जिस जगह जन्म लेते हैं, लिए हैं, उसे अपना प्रेम करना ही चाहिए, ठीक है। जैसे नहीं होता है, अगर तुम अपना गांव में जन्म लिया है, जिस गांव में, तो उस गांव से तुमको लगाव हो जाएगा, ठीक है। तुम जिस जिला में जन्म लिया है उस जिला से तुमको लगाव हो जाएगा। तो राष्ट्रवाद बदलता है, लेकिन राष्ट्रवाद कह रहा है तो मतलब राष्ट्रवाद का अर्थ होता है अपने देश से प्रेम होना, चाहे उस व्यक्ति की भाषा अलग हो, संस्कृति अलग हो, रहन सहन अलग हो, पहनावा अलग हो, ठीक है। हालांकि जब किताब में याद करेगा तहजीब दे रहेगा, उसमें उसका रहन सहन, ठीक है, सब अलग हो, ठीक है, सब अलग हो, लेकिन अपने देश से प्रेम होना चाहिए। भारत देश है, हम लोग बिहार में रहते हैं, फिर भी भारत से प्रेम करते हैं। कोई बंगाल में रहता हो तो बंगाली बोलता है, वो भी, कोई तमिल में रहता होगा तो तमिल बोले होगा, तेलुगु बोले होगा, कर्नाटक में कन्नड़ बोलता है, ठीक है। अलग है ना, पूरा देश है, देश में बहुत सारा 28 राज्य है, ठीक है, अलग अलग, मतलब हर जगह तेलुगु में चल जाएगा तो वहां के लोग पहनावा अलग है, खान पान अलग करेगा, ठीक है, हम लोग से अलग रहता है, ठीक है। फिर भी वो भी तो भारत से ना प्रेम करता है, हम लोग भी भारत से प्रेम करते हैं, समझ गया। राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद का अर्थ होता है अपने देश से प्रेम होना, ठीक है, ठीक है। अब देखो हिस्ट्री का 6 प्रश्न बतला चुके हैं, ठीक है। और तुम पोल साइंस में, ठीक है, राजनीति शास्त्र में आओ, ठीक है। तो राजनीति शास्त्र में पहला क्वेश्चन इसका, देखो पहला क्वेश्चन इसका, वर्ण व्यवस्था को समझाए, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का पहला क्वेश्चन, ठीक है, प्रश्न है, नोट्स कर लीजिए, ठीक है। तो वर्ण व्यवस्था माने क्या होता है कि हिंदू समाज में, ठीक है, जो वर्ण व्यवस्था है वो पेशे के आधार पर, कर्म के आधार पर, ठीक है, बनाया गया। मतलब पेशा, तुम क्या पेशा कर रहा है, तुम क्या काम कर रहा है, ठीक है, और तुम मतलब किसे क्या पेशा है या क्या कर्म है तुम्हारा, ठीक है, उसके आधार पर वर्ण व्यवस्था आधारित है, ठीक है। जैसे देखो
वर्ण, जो वर्ण व्यवस्था में चार, ठीक है, चार व्यवस्था आते हैं, ठीक है। पहला व्यवस्था है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। चारों का जो काम है ना बांटा गया है, ये ऐसे समझ आएगा, चारों का काम बांटा गया। ब्राह्मण का काम क्या है, इसमें लिखेगा, तुम जब प्रश्न आएगा तुमको परीक्षा में तो क्या लिखेगा, ठीक है। वर्ण व्यवस्था का अर्थ है कि, ठीक है, वर्ण व्यवस्था पेशा और कर्म के आधार पर आधारित है। व्यक्ति चाहे जहां भी जन्म ले, व्यक्ति चाहे जहां भी जन्म ले, उसका जैसा कर्म होगा, उसका जैसा पेशा होगा, वही उसका वर्ण कहलाएगा, ठीक है। अब देखो बतलाते हैं, वर्ण व्यवस्था में क्या जाएगा। ब्राह्मण, तो ब्राह्मण काम होता पूजा पाठ करना। क्षत्रिय काम होता अपने राज्य की रक्षा करना, ठीक है, या राज्य पर अधिकार होना, ऐसे भी तुम बोल सकते हैं। वैश्य का काम होता है खेती बाड़ी करना, और शूद्र काम को होता है मजदूरी करना। हालांकि इसको ऐसे ऐसे किया बोला गया है, स्वरूपित किया गया, निरूपित किया गया कि शूद्र है तीनों वर्णों की सेवा करता है। सेवा मतलब मजदूरी करेगा, उसका घर बनाएगा, उसका खेत में काम करेगा, ना होता है। तो ये आधारित है कर्म के आधार पर। व्यक्ति अगर ब्राह्मण, इसमें देखो वर्ण व्यवस्था कोई गलत नहीं था, ठीक है। वर्ण व्यवस्था मतलब कोई व्यक्ति है वो ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, ठीक है, और उसका कर्म नीच है, मतलब कर्म बेकार है, चोर बन गया, तो ब्राह्मण थोड़ी ना रहेगा। ब्राह्मण मतलब जिसके पास ज्ञान हो, और समझ गया, वो व्यक्ति शूद्र के घर में जन्म लेगा। अब व्यक्ति पढ़ लिख लिया, बहुत पढ़ लिख लिया, तो वो ब्राह्मण बन जाता। जैसे कि महर्षि वाल्मीकि हुआ, संत रविदास जी हुआ, रैदास, तो ये सब, ठीक है, शूद्र में थे लेकिन अच्छा कर्म किए तो ब्राह्मण में कहलाए। अब समझ गया ना। कोई व्यक्ति ब्राह्मण कुल में करने लगा, खेती बाड़ी करने लगा, अब पढ़ा लिखा नहीं, तो वैसे कहलाएगा कि वो खेती बाड़ी कर रहा, समझ रहा है ना। तो जैसा काम करता था ना पहले, ठीक है, उसने उसका वर्ण में आता था, समझ गया। अगला प्रश्न इसका, सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या, ठीक है, नोट्स कर लीजिए इसको। सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है, तो सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या क्या अर्थ होता है। भारत में जो सत्ता है, भारत लोकतांत्रिक देश है। जब पॉलिटिकल साइंस का प्रश्न पूछेगा ना तुमको, तुम पॉलिटिकल साइंस में ना सबको समझ में नहीं आता, तो समझ लो, कल पॉलिटिकल साइंस में सबको एक ही टाइप का क्वेश्चन रहेगा, परिवारवाद, जातिवाद, लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या, ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न रहेगा, ठीक है। सत्ता, संघात्मक शासन, सत्ता का विकेंद्रीकरण, ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न तुमको पॉलिटिकल साइंस में थोड़ा बहुत रुचि रहना चाहिए। रुचि नहीं रहने का कारण क्या होता है, लोगों को ना, बच्चा लोग को समझ ही नहीं आता, वो सिर्फ मैथे में रहता है, विज्ञान समझ जाएगा रट के, लेकिन पोल साइंस में रटने से थोड़ा कोई फायदा नहीं है, इसमें समझना ही पड़ेगा। रटेगा तो कुछ नहीं लिया, हाँ हिस्ट्री में तुम थोड़ा बहुत रट लेगा तो याद हो जाएगा, लेकिन पोल साइंस में नहीं रटा हो पाएगा, इसका ना लैंग्वेज अलग है, थोड़ा रुचि रहेगा, थोड़ा अपने इसमें समझ जाएगा, ठीक है, उसके बारे में नॉलेज रहना चाहिए। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है, कि सत्ता का विकेंद्रीकरण का अर्थ है कि सत्ता ना, भारत में सत्ता ना एक स्तर पर विभाजित, एक स्तर से नहीं चलता, इसका ना कई स्तरों पर इसका विभाजन पढ़े होंगे तुम लोग, ठीक है। केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार होता है ना, केंद्र में किसका सरकार है अभी, नरेंद्र मोदी के। राज्य स्तर पर राज्य सरकार, राज्य स्तर पर किसका सरकार है, नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री है ना बिहार के, तो राज्य के मुख्यमंत्री है। अब प्रधानमंत्री पूरा देश के होता तो केंद्र सरकार हुआ। अब बिहार में जो सत्ता आसीन किए हुआ है तो हुआ राज्य सरकार। गांव में होता है ना, ठीक है, तो ग्रामीण सरकार कहलाता है, ठीक है, पंचायती राज सरकार, जैसे मुखिया हुआ, सरपंच समिति, सब ग्रामीण क्षेत्र में हुआ, ठीक है। राज्य स्तर पर हुआ जो राज्य में सरकार चला रहा है, और केंद्र में मतलब जो केंद्र स्तर पर चला रहा है, ठीक है। तो सत्ता का विभाजन 3 स्तरों पर है, इसी को है, ठीक है। केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार, राज्य पर राज्य सरकार, पंचायत में पंचायत सरकार, समझ गया ये प्रश्न। देखो पोल साइंस में अगला क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था समझा दिए ना, पोल साइंस में अगला क्वेश्चन है, सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है, ठीक है। तो सत्ता का नहीं पढ़ा दिए ना, सत्ता का विकेंद्रीकरण होना क्या। तीसरा क्वेश्चन इसका, केंद्र शासित राज्य क्या है, तीसरा क्वेश्चन समझाना है, केंद्र शासित राज्य क्या, ठीक है। इसको नोट्स भी कर सकता आराम से, तो समझ लो, पहले नोट्स करना है तो वो किस प्रकार इसको लिखना है तो आराम से लिख सकता है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश का अर्थ है कि वह राज्य जिसका कार्य प्रणाली, ठीक है, केंद्र सरकार केंद्र सरकार के अधीन होता है, मतलब केंद्र सरकार जिसको देख रेख करता है, पूरा कार्य प्रणाली। वहां क्या होता है, केंद्र शासित राज्य में एक राज्यपाल नियुक्त होता है, ठीक है, जो प्रधानमंत्री के सिफारिश से राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ठीक है, राज्यपाल नियुक्त होता है, और राज्यपाल ही ना इसको सारा देख रेख करता है, सारा नियम कानून जो प्रशासन है सब कुछ किसके अंदर में रहता है, राज्यपाल के अंदर में रहता है, ठीक है। तो यही होता है केंद्र शासित राज्य, माने जिस पर ना केंद्र सरकार का अधिकार हो। केंद्र सरकार, जैसे अपना जो राज्य है बिहार, एक पूर्ण राज्य है, यहाँ मुख्यमंत्री भी है, तो मुख्यमंत्री अपने हिसाब से चलाता राज्य, लेकिन केंद्र शासित राज्य में ना, ठीक है, केंद्र सरकार चलाता है, उसका ही प्रशासन रहता है, ठीक है। जैसे कौन कौन हो जाएगा केंद्र शासित राज्य में, हो जाएगा थोड़ा गोवा हो जाएगा, क्या करता, दमन द्वीप हो जाएगा, कश्मीर हो जाएगा, ठीक है, अंडमान निकोबार है ना, लक्षद्वीप समूह, सब हो जाएगा केंद्र शासित
राज्य में, ठीक है, जहाँ दिल्ली भी है केंद्र शासित राज्य, ठीक है, जहाँ उपराज्यपाल है, ठीक है, दिल्ली में तो चुनाव भी होने वाला है, ठीक है, ये महीना के 5 तारीख के चुनाव है, ठीक है, समझ गया ना, केंद्र शासित राज्य। देखो इसका अगला प्रश्न कर रहा है, पॉलिटिकल साइंस का चौथा प्रश्न है, दल बदल कानून क्या है, ठीक है, ये प्रश्न हमेशा पूछता है, लगातार पूछा, 22 तक पूछा है, 17, 21, 22, 15, ठीक है, लगातार पूछा, अभी 22 के बाद नहीं पूछा, मतलब 3 साल हो गया पूछे हुआ, ठीक है, पूछ सकता है। देखो कोई भी पॉलिटिकल का प्रश्न जो होता है, ठीक है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, लिंक हुआ होता है, मतलब जैसे दल बदल कानून हुआ वो पढ़ेगा, फिर राजनीतिक दल हुआ, राष्ट्रीय दल हुआ, क्षेत्रीय दल हुआ, सब प्रश्न लिंक रहता है, ठीक है। दल बदल कानून क्या होता है, जैसे दल बदल कानून समझ लो, देखो समझ लो, दल बदल कानून की समझता है ना कि दल बदलना, दल मतलब एक दल में पार्टी, तो एक पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में दल बदल मतलब दल को छोड़ना, ठीक है। तो दल बदल माने क्या होता है कि जब कोई नेता, सांसद या विधायक अपनी पार्टी को छोड़कर, ठीक है, अपनी पार्टी को कला छोड़ेगा, कोई लालच में, उसको कोई लालच रहेगा कि इस पार्टी से चल जाएंगे उस पार्टी में तो हमको कुछ लाभ मिलेगा, हमको फायदा मिलेगा, तब ना छोड़ेगा पार्टी। तो दल बदल माने जब होता था पहले क्या, देखो 1985 में राजीव गांधी की सरकार, राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने थे ना, तो राजीव गांधी के 1984 में प्रधानमंत्री बने थे, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 84 में इंदिरा गांधी की हत्या हुआ था, ठीक है। जब वो बने तो वही 1985 में कानून लाए थे, दल विरोधी कानून, कि अगर कोई भी नेता अगर किसी दूसरे पार्टी में जाता है किसी लालच में तो उस पर कार्रवाई होगा, मतलब उसकी सदस्यता रद्द हो सकती है, समझ गया, रद्द हो सकती है, ठीक है। लेकिन 1985 में जब कानून आया तो नियम आया कि कोई भी रद्द हो सकता है, लेकिन उसमें नियम था कि अगर 1/3 जाता ना छोड़ के, जैसे मानो कि 10 गो विधायक है, अगर 7 को चला जाता है 1/3, तो वो दल बदल नहीं माना जाएगा, उसको नया दल को मान्यता मिल जाएगा, ठीक है। अब दल बदल कला होता है लालच में, लोभ में, ठीक है, और इससे क्या होता है कि जो पार्टी से छोड़ के जाता है उसको प्रॉब्लम होता है, उसको समस्या होता है, और नेता लोग पर क्या विश्वास, सांसद विधायक पर जीतता है किसी और पार्टी से और सम्मिलित हो जाता है किसी और पार्टी में, ठीक है। उदाहरण जानवे करता है, वहां महाराष्ट्र में हुआ है तो और जगह देखने को मिलेगा, समझ गया। दल बदल क्या है, दल बदल कानून क्या है, कानून कह रहा था ना, कानून क्या है, तो कानून यह है कि दल बदल कानून को रोकने के लिए राजीव गांधी सरकार ने एक नियम लाया, प्रस्ताव लाया, कौन कानून है, ठीक है। और पार्टी छोड़ता है, कोई दल कोई विधायक का नेता छोड़ता है दूसरे पार्टी में जाता है तो उस पर कार्रवाई, ठीक है, हो सकता है, समझ गया ना। देखो इसका अगला क्वेश्चन कर रहा है, इसमें 5वां क्वेश्चन, राजनीतिक दल की परिभाषा दे। राजनीतिक दल माने क्या होता है, राजनीतिक दल का अर्थ होता है कि देखो भारत में बहुत सारा पार्टी है, बहुदलीय व्यवस्था वाला देश है ना, बहुत सारा पार्टी है, समझ लो, जैसे कि भाजपा हुआ, कांग्रेस हुआ, ठीक है, बीएसपी हुआ, एसपी हुआ, बिहार में राजद हुआ, ठीक है, राजद हुआ, जदयू हुआ, लोजपा हुआ। तो राजनीतिक दल माने क्या होता है कि यह एक प्रकार का संगठन होता है, संस्था होता है, ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या होता है, कोई भी पार्टी का, कोई भी दल का क्या उद्देश्य होता है, किसी प्रकार से सत्ता प्राप्ति करना, चुनाव जीतना और सत्ता प्राप्ति, यही ना होता है। तो उसमें अध्यक्ष होता है, हर पार्टी का एक अध्यक्ष होता है ना, और उसमें बहुत सारे कार्यकर्ता होता है, ठीक है। तो जो राजनीतिक पार्टी होता है, राजनीतिक दल होता है, उसका एक मात्र उद्देश्य होता है सत्ता प्राप्ति करना। उदाहरण में तुम दे सकता है क्वेश्चन में, राजनीतिक दल की परिभाषा दिए ना करा है, इसको आराम से लिख सकता है आंसर कि राजनीतिक दल का अर्थ है कि, ठीक है, यह प्रकार का संगठन जिसका एक अध्यक्ष होता है, बहुत सारे कार्यकर्ता होते हैं, ठीक है, उसका एक राजनीतिक पार्टी का एक मात्र उद्देश्य होता है सत्ता प्राप्ति करना, जैसे हुआ भाजपा हुआ, कांग्रेस हुआ, समझ गया ना, ठीक है। देखो इसका अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो क्षेत्रवाद हम सिंपल क्वेश्चन समझ लो, क्षेत्रवाद माने क्या होता है कि कोई भी जब क्षेत्र, जैसे मानो कि बिहार क्षेत्र है, ठीक है, बिहार अपना राज्य है, तो यहाँ के जो भाषा संस्कृति है, यहाँ के लोगों का रहन सहन है, उसके आधार पर जब हम अलग मतलब अलग प्रकार के मांग करेंगे कि हमको ज्यादा तवज्जो देंगे कि हमको अलग विशेष प्रकार का पहचान चाहिए, ठीक है, और अपना देश से कुछ मांगेंगे, क्षेत्रवाद करेंगे, तो क्या कहेंगे, क्षेत्रवाद। जैसे नहीं होता पंजाब में खालिस्तानी से करता है पंजाब के मांग, ठीक है, पंजाब को सॉरी अलग देश के मांग करता है, खालिस्तान देश के मांग करता है, ठीक है, तो क्षेत्रवाद ना कहलाया, ठीक है। कि कभी हैदराबाद भी किया था, आंध्र प्रदेश भी क्षेत्रवाद करता है, तमिलनाडु भी अपना भाषा की मेरा जो भाषा तमिल है, मेरा अलग मान्यता मिलना चाहिए, ठीक है, तो उसी को क्षेत्रवाद कहते हैं, ठीक है। और क्षेत्रवाद जब अलगाववाद का रूप ले लेता है, अलगाववाद में अलग मांग करने लगता है, अलग देश के मांग करने लगता है, तो देश के लिए क्या होता है, खतरा होता है। अलग देश की मांग करेगा तो एक के देश में अलग मांग करेगा तो देश के लिए खतरा ना होगा, सुरक्षा के दृष्टि से, ठीक है, राजनीतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से सब खतरा पहुंचाएगा देश को, समझ गया ना। देखो यहाँ अब अर्थशास्त्र में आओ, ठीक है, अर्थशास्त्र में तो बहुत बढ़िया प्रश्न आता है, इसमें तो एक बार समझाएंगे तुम लोगों को आराम से इसमें समझ जाएगा, ठीक है।
और सब पहले भी तुम लोग को समझाए हुए हैं, इसमें तो खाली समझने वाला। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें सकल घरेलू उत्पाद से क्या समझते हैं? सकल घरेलू उत्पाद, इसको ना इंग्लिश में क्या कहते हैं? जीडीपी। जीडीपी इसको कहते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद को क्या क्या कहते हैं? इसे जीडीपी। ठीक है, तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो सकल घरेलू उत्पाद का आंसर कैसे लिखेगा? तो सकल घरेलू उत्पाद का तात्पर्य है कि, ठीक है, या अर्थ है कि किसी देश में किसी दिए हुए वर्ष में वस्तु और सेवाओं की जो कुल मात्रा उत्पादित होती है उसे क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। समझ गया ना कि एक वर्ष में कोई एक वर्ष, ठीक, जैसे 2025 शुरू हुआ, ठीक है, तो इस साल में भारत कितना उत्पादन करेगा? ठीक है, यानी वस्तु और सेवाओं से कितना बेनिफिट्स होगा, कितना भारत को लाभ होगा, कितना उत्पाद। समझ गया ना कि वस्तु और सेवाओं का कुल जो मात्रा उत्पादित होता है उसे क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद, उसे होता है जीडीपी। जैसे उदाहरण में इसमें दिले है कि 2009-10 में भारत में 40 लाख करोड़ टन, ठीक है, उत्पादन हुआ था। ठीक है, और सेवा से 60 लाख करोड़ टन। समझ गया ना, किसी देश में दिए गए वर्ष में, एक वर्ष में जो वस्तु और सेवाओं की जो कुल मात्रा उत्पादित होता है उसे क्या कहेंगे? सकल घरेलू उत्पाद। लिख भी सकता है नाम से। ठीक है, देखो इसका अगला क्वेश्चन कर, इसमें क्रेडिट कार्ड क्या है ना करा? क्रेडिट कार्ड क्या? ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड एटीएम है ना, क्वेश्चन एटीएम है ना, एटीएम अलग होता है। ठीक है, एटीएम में क्या है कि एटीएम में ऑटोमेटिक टेलर मशीन है जिसके द्वारा हम 24 घंटा पैसा निकाल सकते हैं या जमा कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड अलग होता है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड का क्या अर्थ होता है? यह प्लास्टिक मुद्रा। इसमें कैसे लिखना? क्रेडिट कार्ड का अर्थ है कि यह प्लास्टिक मुद्रा। ठीक है, तो बैंक उसी को क्रेडिट कार्ड देती है, ठीक है, जिसके खाते में ठीक ठाक पैसा होता है। बहुत ज्यादा पैसा रहेगा ना, 5 लाख 10 लाख, तभी तुम क्रेडिट कार्ड देगा। ठीक है, उसके माध्यम से क्या होता है? जो भी सेवा लेता है, जो भी ग्राहक रहता है, तो उसके माध्यम से वो सेवा का लाभ उठा सकता है। ठीक है, कोई शॉपिंग कर सकता है। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड ना उसी को देता है बैंक जिसके खाते में, ठीक है, ठीक ठाक पैसा, उसकी वित्तीय स्थिति को देखकर क्रेडिट कार्ड उसको प्रदान किया जाता है। ठीक है, और इकोनॉमिक्स में बहुत सारा क्वेश्चन से आय किसे कहते हैं, प्रति व्यक्ति सेट भी किया वहां, प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, सकल घरेलू बतलाई दिए। ठीक है, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? ठीक है, वस्तु विनिमय, वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन, मौद्रिक प्रणाली, मुद्रा क्या है? ठीक है, इसमें तुम स्वयं सहायता समूह, सहकारिता से क्या समझते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक है, सब क्वेश्चन तुम देंगे सेट करके। ठीक है, लेकिन अभी जो वीवीआर में एकदम वीवीआर क्वेश्चन सेट किए। ठीक है, देखो यहाँ इसका अगला क्वेश्चन, इसका प्रति व्यक्ति आय क्या? ठीक है, ये प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, 19A में पूछा, मतलब 19 में पूछा, उसके बाद नहीं पूछा। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय समझो, क्वेश्चन में लिख दिए हैं प्रति व्यक्ति आय क्या? तो प्रति व्यक्ति आय माने क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय का अर्थ क्या होता है कि कुल राष्ट्रीय, ठीक है, कुल आय में, ठीक है, मतलब व्यक्ति का जो कुल आय होता है, ठीक है, कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो निकलता है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, यानी कुल आय में, ठीक है, कुल कमाई में कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो निकलता है, कुल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो निकलता है उसे क्या कहेंगे? राष्ट्र। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय। जैसे देखो तुम्हारे घर, जैसे तुम्हारे घर में तुम्हारा घर के गार्जियन 500 रुपया किसी का कमा रहा है, ठीक है, और वो घर में 5 गो आदमी है। ठीक है, 5 गो आदमी है, उदाहरण में तुम लिख, उदाहरण देना ही होगा। ठीक है, तो उदाहरण 500 रुपया एक बार गार्जियन एक ही ना कमाने वाला, खाने वाला तो 5 गो है, तो हर व्यक्ति पर क्या रुपया पड़ेगा? 100 रुपया, मतलब हर व्यक्ति पर क्या रुपया पड़ा? 100 रुपया। समझ गया? तो देश के कुल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय। जैसे भारत की जनसंख्या 1 अरब 40 करोड़ है ना, 140 करोड़, अब पूरा उसका कुल आय होगा, उससे भाग देंगे तब प्रति व्यक्ति, मतलब एक व्यक्ति पर कितना पैसा पड़ रहा है। समझ, प्रति व्यक्ति पर कितना रुपया भारत में है। समझ गया? तो बिहार थोड़ा पिछड़ा राज्य है, सबसे पिछड़ा है, यहाँ कम है प्रति व्यक्ति आय। गोवा में सबसे ज्यादा है, गोवा में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति है। ठीक है, वहां ज्यादा पड़ता है, लाखों रुपया पड़ता है। ठीक है, समझ गए? देखो इसका अगला क्वेश्चन है बिस्कोमान क्या है? ठीक है, बिस्कोमान, ठीक है, ये प्रश्न पूछ सकता है, सर कभी नहीं पूछा बिस्कोमान। ठीक है, तो बिस्कोमान का अर्थ क्या होता है? यह बिहार में, बिहार क्षेत्र से जुड़ा हुआ, सहकारिता क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक वित्तीय संस्था, मतलब एक सहकारी संस्था है। ठीक है, यानी सहकारिता क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। ठीक है, बैंकिंग व्यवस्था की तरह ही होता है। ठीक है, जो है क्या नाम है इसका? बिस्कोमान। ठीक है, बिस्कोमान का बहुत जो सबसे बड़ा है पटना में, इसका बहुत बड़ा ऑफिस है। ठीक है, ये क्या करता है इसमें कि किसानों को, किसान नहीं होता, फार्मर, उसको क्या करता है? बिस्कोमान के द्वारा किसानों को कर्ज दिया जाता, मतलब ऋण प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो सहकारिता क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक सहकारी वित्तीय संस्था है जो किसानों को क्या करता है? ऋण देता है, मतलब कर्ज देता है, किसान उसको लेके अपना क्या खेती बाड़ी करता है। समझ गया ना?
देखो अगला क्वेश्चन इसका कह रहा है स्वयं सहायता समूह से क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन अब 12 में पूछा था हम लोग पर, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। स्वयं सहायता समूह माने क्या होता है, जब हम लोग पढ़ते थे ना उस समय तो रखता जैसे समझते थे नहीं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन को सीएसटी में समझ के याद करो, ठीक है। अब स्वयं सहायता समूह नहीं रहता, गाँव घर में महिलाओं का जो ग्रुप होता है मीटिंग करता है और जो पैसा लेता समूह नहीं पता मीटिंग वाला, तो वो होता स्वयं सहायता समूह का। कैसे लिखना है इसका आंसर, जब देखो आंसर समझना अलग है लेकिन लिखना अलग बात है। तू समझ गया इसको, फिर लिखे कैसे कि परीक्षा में दू में दू दे। इसको लिखा कैसे कि स्वयं सहायता समूह का अर्थ है कि महिलाओं का ऐसा समूह जो परिवार से कुछ पैसा बचाकर, ठीक है, इसे में जमा करती है, ठीक है, ठीक है। तो क्या बतला रहे थे, स्वयं सहायता समूह का अर्थ है कि महिलाओं का ऐसा समूह जो परिवार से कुछ पैसा बचाकर इसमें जमा करती है और जरूरत पर, ठीक है, उसमें से पैसा लेकर अपनी जरूरतों को क्या करती है, पूरा करती है। समझ गया ना, महिलाओं का समूह को क्या कहेंगे, स्वयं सहायता समूह। जो हर देखता हर ग्रामीण क्षेत्रों में कितना समूह चल रहा है उसको समूह कहते हैं। महिला से उसमें जरूरत है जुड़ी हुई 10 को 12 को महिला मीटिंग करती है उसमें, ठीक है। अब किसका फोन आ रहा, देखो इसका इसका अगला क्वेश्चन है 6 नंबर में, सरकारी सेवा किसे कहते हैं, ठीक है। तो सरकारी सेवा का क्या अर्थ होता है, ठीक है। सरकारी सेवा का अर्थ होता है कि इसे मतलब ऐसा सेवा, मतलब होता है ना कि पहले ना कि सरकार के बदले जब कोई व्यक्ति काम करता है, ठीक है, और सरकार उसके बदले उसको क्या, सरकार मतलब वेतन देता है, महीना में मासिक वेतन देता है, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, सरकारी सेवा। समझ गया ना, एक होता है निजी सेवा, एक होता है सरकारी सेवा। तो सरकारी सेवा मतलब इसे सरकार मतलब लोगों को काम लेता है और उस काम को बदले उसको क्या करता है, मासिक मतलब महीना में। से कोई टीचर बना सरकारी शिक्षक तो उसको सरकार महीना में वेतन दे रहा है, समझ, कोई कर्मचारी है, समझ गया ना, ठीक है। अब भूगोल में, ठीक है, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। अब देखो भूगोल में, भूगोल तो तुम लोग को अपना विषय है, ठीक है, तो तुमको, ठीक है, दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ सब रहेगा, जैसे कि जल संकट क्या है, सब प्रश्न ज्यादा रहेगा, संसाधन, ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन इसका देखो एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय परियोजना क्या है। क्वेश्चन पूछा कभी, कभी नहीं पूछा, ठीक है। बहुउद्देशीय परियोजना क्या है, देखो बहुउद्देशीय परियोजना का क्या अर्थ होता है कि ऐसी परियोजना जिसमें एक साथ कई क्रियाएं संपादित की जाती है, ठीक है, एक साथ कई क्रिया संपादित की जाती है, समझ गया ना। जैसे नदी पर जब बांध बनाएंगे हम, इससे कितना क्रिया संपादित होगा, नदी पर बांध बनाएंगे तो उससे हम मछली पालन कर सकते हैं, ठीक है, मृदा अपरदन को रोक सकते हैं, पानी को रोक सकते हैं, उससे सिंचाई कर सकते हैं, बांध पर तुमको बिजली उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है, होता है ना बांध पर जल से जल विद्युत, ठीक है, देख सब कितना काम हो गया, ठीक है। तो ये होता है बहुउद्देशीय परियोजना, मतलब एक साथ कई क्रिया संपादित होना, उसको क्या कहेंगे, बहुउद्देशीय परियोजना, समझ गया। देखो अगला क्वेश्चन इसका, जल संकट क्या आ ही गया क्वेश्चन, जल संकट, ठीक है। जल संकट का क्या अर्थ होता है, ठीक है, कि जब पीने वाले जल, इसके बारे में तो अपना हिसाब से तुम बहुत कुछ लिख, जल संकट में जल की कमी होना, ठीक है, जब पेय योग्य यानी पीने वाले जल की कमी होता है, भूमिगत जल की कमी होता है, ठीक है, तो क्या कहेंगे, जल संकट। नहीं तो गर्मी में कभी कभी पानी नहीं देते रहता होता ना, ठीक है, तो होता क्या, जल संकट उत्पन्न होता है कि जब भूमिगत जल मतलब धरती के अंदर के जल में कमी आ जाए, उसको क्या कहेंगे, जल संकट है। जल संकट होगा तो पीने वाला जल तो धरती के अंदर आता है, बहुत सारा समस्या उत्पन्न होगा, सिंचाई में समस्या उत्पन्न होगा, ठीक है, उनको जो दैनिक जीवन हम काम कर रहे हैं उसमें समस्या उत्पन्न होगा, ठीक है। तो जल संकट होता का होता है कि जब पीने वाले जल में पेय जल में कमी आ जाए, यानी भूमिगत जल में कमी आ जाए, उसको क्या कहेंगे, जल संकट, ठीक है। चलो देखो इसका अगला क्वेश्चन कर रहा है, कैंसर रोग के उपचार में वन का क्या योगदान है, ठीक है। ये प्रश्न पूछा कभी नहीं पूछा, ठीक है, ये क्वेश्चन बीबीआई, ठीक ना, नहीं तो टेक्सोन नामक रसायन प्राप्त होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में करा है कैंसर रोग के उपचार में वन का क्या योगदान है, तो हिमालय यव होता है, ठीक है, हिमालय यव नामक, ठीक है, एक औषधीय पौधा होता है। औषधि मतलब किसे, औषधीय पौधा होता है, कहाँ पाया जाता है, ठीक है, पाया जाता है तुमको हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है, जंगलों में पाया जाता है हिमालय यव नामक पौधा, ठीक है। उसके पेड़ से, उसके पत्ती से, उसके टहनियों से, उसके छालों से ना टेक्सोल नामक रसायन प्राप्त होता है, टेक्सोल नामक रसायन, ठीक है। तो उससे क्या होता है, कैंसर रोग का उपचार किया जाता है, जो रसायन प्राप्त होता है टेक्सोल, उससे कैंसर का दवा बनता है और उससे कैंसर का इलाज होता है, ठीक है। अब विश्व में सबसे ज्यादा बिकने वाला यही है, इसी से जो इससे दवा बनता है सबसे ज्यादा यही बिकता है पूरा विश्व में, समझ गया ना क्वेश्चन, कि हिमालय जब जो वृक्ष है उसी के पत्तियों से, टहनियों से, छालों से, ठीक है, कैंसर रोग का दवा बनता है, ठीक है। ठीक है देखो इसका अगला प्रश्न है, इसका चौथा में,
कपास के उत्पादन में महाराष्ट्र क्यों प्रसिद्ध है? ठीक है, ये भी वीवीआई प्रश्न, ठीक है, 19 में पूछा है प्रश्न, ठीक है। तो कपास के उत्पादन के लिए महाराष्ट्र क्यों प्रसिद्ध है? ठीक है, नोट्स कर लीजिए। यहाँ अगला क्वेश्चन में इसमें इसका आंसर कैसे लिखेगा कि कपास को उत्पादन के लिए कौन मिट्टी चाहिए? लावा निर्मित काली मिट्टी, ठीक है, लावा निर्मित काली मिट्टी। इसका जो मौसम क्या चाहिए? तो मौसम चाहिए इसका, ठीक है, मतलब तेज धूप, ठीक है, शुष्क वातावरण और पाला रहित मौसम, मतलब पाला जहां ठंड कम पड़े, ठीक है, ज्यादा ठंडा पड़ेगा तो कपास का उत्पादन नहीं होगा, समझ गया। तब पाला रहित मौसम, ठीक है, तेज धूप और शुष्क वातावरण चाहिए कपास के उत्पादन के लिए, ठीक है। और इसमें जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में, ठीक है, उच्च कोटि का कपास का उत्पादन होता है, उच्च कोटि का, और लंबे रेशे वाले, मतलब वहां उत्पादन होता है, ठीक है। तो महाराष्ट्र पूरा अनुकूल है कपास के उत्पादन के लिए, समझ गया ना, पूरा अनुकूल है, ठीक है। देखो यहाँ अगला प्रश्न इसका कह रहा है सार्वजनिक और निजी उद्योग में अंतर स्पष्ट करे, ठीक है। देखो पूरा क्वेश्चन इसको समझा रहे, ठीक है, पूरा प्रश्न समझा रहे इसका, ठीक है। इसका 5वां क्वेश्चन है सार्वजनिक और निजी उद्योग। तो सार्वजनिक में समझता है ना कि सरकार, और निजी मतलब पर्सनल, ठीक है। तो सार्वजनिक उद्योग किसे कहते हैं? इसमें ना भारी उद्योग और आधारभूत उद्योग सम्मिलित होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो सार्वजनिक उद्योग माने समझ लो कि सार्वजनिक उद्योग माने होता है, ठीक है, कि ऐसा उद्योग जिसका संचालन स्वयं सरकार करता है, ठीक है। इसमें भारी उद्योग और आधारभूत उद्योग, भारी बड़ा उद्योग नहीं होता सो, ठीक है। जैसे क्या हो जाएगा दुर्गापुर, भिलाई, ठीक है, राउरकेला, सब ना सरकारी उद्योग में आता है। और निजी उद्योग माने क्या कि निजी उद्योग माने कि कोई व्यक्ति या कोई समूह द्वारा, ठीक है, कम पूंजी लगाकर जब उद्योग को शुरू किया जाता है, ठीक है, शुरू करता है, तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, निजी उद्योग, जब व्यक्ति खुद करता है। इसमें उदाहरण दे ले ना, जैसे इसमें उदाहरण क्या देगा? लघु उद्योग हुआ, कुटीर उद्योग हुआ, घरेलू उद्योग हुआ, ये सब क्या जाएगा? ठीक है, निजी उद्योग में, जब व्यक्ति का पर्सनल होता है, ठीक है। इसका अंतिम क्वेश्चन कह रहा है मुंबई को सूती वस्त्र की महानगरी क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है कि जो मुंबई जो महानगर है, ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि वहां जो मुंबई महानगर में अकेले सिर्फ 1/4 सूती वस्त्र तैयार किया, सिर्फ मुंबई महानगर में 1/4, यानी जितना होता है ना, जैसे कि पूरा देश में जितना होता होगा उत्पादन, उसका 25% उत्पादन कहां से होता है? सिर्फ मुंबई महानगर में सूती वस्त्र का उत्पादन होता है, इसलिए क्या कहते हैं इसको? सूती वस्त्रों की महानगरी, ठीक है। तो अब इसका आपदा भी 5-6 नंबर के पूछा, ठीक है, भूगोल से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, ठीक है। आपदा से बतला दे, ठीक है ना। देखो आपदा से आप क्या समझते हैं? आपदा मतलब क्या होता है कि जब कोई घटना बहुत कम समय में या अचानक घटता है, ठीक है, जब अचानक कोई घटना हो घट, जैसे भूकंप आ गया, तो भूकंप अचानक ही ना आता है, एक बार क्या रहता है पता नहीं चलता है, ठीक है। अचानक जैसे भी आ गया तो सुनामी, भूकंप, ठीक है, बाढ़ आ गया तो बांध टूट गया, ठीक है। जब कोई घटना अचानक घटता है बहुत कम समय, जैसे जान माल की बहुत क्षति होती है, ठीक है, लोगों को मौका नहीं मिलता है, जैसे धन का, पशु पक्षी, मतलब पशु की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, लोग बेघर हो जाते, घर गिर जाते, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? आपदा, समझ गया। आपदा ऐसे 2 प्रकार के होता है, ठीक है। चलो ठीक है, देखो अगला प्रश्न क्या करे, बाढ़ कैसे आती है, ठीक है, स्पष्ट करे। तो बाढ़ कैसे आएगा? तो बाढ़ के आने का सबसे बड़ा कारण क्या, रीजन क्या है? जब बरसात का मौसम आता है, तुम कैसे लिखेगा पढ़िए, तो जैसे तुम जितना लिख सकता है इसके बारे में, जब वर्षा का मौसम होता है, बरसात का मौसम होता है, ठीक है, जिससे क्या होता है कि नदियों में पानी ज्यादा मात्रा बढ़ने लगती है। जब नदी में पानी अधिक मात्रा बढ़ जाएगा, उसका लेवल से जब पार कर जाएगा, जितना चाहिए लेवल, जब पार गया तो उसका फिर पानी बाहर निकलेगा ना। तो नदी में जब पानी भर जाएगा, उसका पानी जब बाहर निकलने लगेगा, इससे क्या होता है? बाढ़ आएगा, वो जो पानी छितराने लगेगा गांव भर में, ठीक है, वो होता बाढ़। देखो उसके बाद क्या होता है कि जो बांध बनल को तोड़ देता है, तो बाढ़ ऐसी ना आता है कि नदियों में जब अधिक मात्रा में पानी भर जाते, जिसके कारण क्या होता है? बाढ़ आती है। अपना क्षेत्र में, बिहार क्षेत्र में क्या होता है कि नेपाल में जो बांध, नेपाल से आप छोड़ता, नेपाल छोड़ता पानी भैंसालोटन बांध है, वहां से इसका पानी आता है, तब पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण होते हुए पूरा मुजफ्फरपुर में पानी प्रवेश कर जाता है, ठीक है। और उस तक जो नेपाल से सटा एरिया तो पहले दहाता है, चंपारण बगल, ठीक है, और मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, समस्तीपुर सब प्रभावित होता है, समझ गया ना। बाढ़ कैसे आता है, कोई दिक्कत इसमें? देखो अब अंतिम क्वेश्चन आओ, ठीक है, पूरा इसमें कितना बता दे क्वेश्चन, इसमें हिस्ट्री में 6, पॉलिटिकल में 6, इकोनॉमिक्स में 6, ठीक है, उसका क्या था, ज्योग्राफी में 6, 6-24 और 3 आपदा, मतलब 26 प्रश्न बता चुके, ठीक है, 26 पूरा का पूरा वीवीआई, ठीक है, पूरा। हाँ, जो बच्चे देख रहे हैं पूरा प्रश्न को नोट कर ले, उसके बाद प्रश्न को समझे और अपना भाषा में लिखे। इसको अपना भाषा में लिखने से क्या होता है
कि प्रैक्टिस होगा कि हम क्या इसके बारे में समझे और क्या जाने, इसके अपना भाषा में तोड़ तोड़ के लिखने का प्रयत्न करें, ठीक है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही दे। तो आपदा कितने प्रकार के होते हैं, बोलो? दो। कटकरी होता है, क्या क्या होता है, ठीक है। तो आपदा कितने प्रकार का होता है? दो, ठीक है। एक होता है प्राकृतिक आपदा, एक होता है मानव जनित आपदा। अब इसको लिखा कैसे? प्राकृतिक आपदा लिखे डैश देना, ठीक है। और लिखे ऐसे, ऐसी आपदा जो प्राकृतिक के दौरान जो ईश्वरीय देन होती है ना, इस अपने आप होता है, ठीक है। तो क्या हो जाए अपने आप को? ईश्वरीय देन क्या होता है? भूकंप हुआ, सुनामी हुआ, बाढ़ हुआ, ठीक है। अब मानव जनित आपदा में क्या हो जाएगा? जो मानव के द्वारा आपदा आती है, जैसे क्या हो जाएगा तुमको? अगलगी, अगलगी होता है। तो अगलगी तो इंसान के द्वारा मत करता गलती से, चाहे आतंकवादी घटना, ये सब होता है मानव जनित आपदा। समझ गया ना? पूरा प्रश्न हो गया, ठीक है। फिर इसको हम 20 तारीख से लगातार इसको हम प्रश्न कराते हैं VVI, ठीक है। और ये पूरा VVI प्रश्न है, ठीक है।